सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट यानी ही वो लूप वाला एक्सपेरिमेंट। एक स्ट्रिंग होती है दोहरा, क्या होती है स्ट्रिंग, उसमें क्या तैयार होती है लूप्स। तो स्ट्रिंग जिसमें लूप्स तैयार होती है उसका एक्सपेरिमेंट यानी सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। यस, उसकी फिगर लगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है रे बाबू, यल, अंडर टेंशन, उसके ऊपर क्या लगाया, टेंशन लगाया, वाइब्रेट्स इन सेकंड ओवरटोन, कौन से ओवरटोन में वाइब्रेट होती है, सेकंड ओवरटोन में। मैंने बताया सेकंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक, एक से बढ़ा देना तो ओवरटोन हार्मोनिक में बदल जाता है। तो सेकंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक, और जितने हार्मोनिक्स उतने लूप्स। तो कितनी लूप्स तैयार हुए उस स्ट्रिंग में, 3 लूप्स। बिटवीन 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिजेस के बीच में, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एट, एम्पलीट्यूड कहाँ मैक्सिमम रहेगी, कहाँ मैक्सिमम रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि एम्पलीट्यूड भाई एंटी नोड पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है वो फट से बता देता हूँ, फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में बेटा ये ऐसा एक बॉक्स रहता है, ये ऐसा बॉक्स, और ये उसके लेग्स, और इस बॉक्स में ये ऐसे होल्स होते हैं, एक बड़ा होल और ये छोटे छोटे होल, ताकि जो एयर है उसका इनफ्लो आउटफ्लो चालू रहे। हाँ, यहाँ 2 ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस यानी नई पेजेस, इस प्रकार से, और एक स्ट्रिंग यानी दोहरा। तो ये दोहरा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ एक पुली होती है, पुली, तो ये पुली पे आ गया, और पुली से ये इधर, यहाँ ये पैन होता है, पैन यानी जहाँ पे वेट ऐड किया जाता है वो, हाँ, और ये पैन के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टेंशन। एक पेपर राइडर रखा जाता है, पेपर राइडर समझता है, छोटा सा पेपर राइडर ये रखा जाता है। एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क मैंने कई बार बताया, ट्यूनिंग फोर्क में ये स्टेम होता है यानी हैंडल, और ये दोनों क्या होते हैं उसके प्रॉन्ग होते हैं, एक और एक दूसरा। तो ये जो स्टेम है, ये स्टेम को ऐसा होल्ड करके, ऐसा एक रबर कॉर्क होता है उसके ऊपर स्ट्रक करके यहाँ रखा जाता है, ये यहाँ पे ऐसा रखा उसको यहाँ पे। तो ये क्या होता है, सोनोमीटर बॉक्स वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट होने के कारण ये जो 2 ब्रिजेस, ये ए और बी, इसके बीच की जो वायर है ये वाइब्रेट होती है, और इसमें क्या तैयार होती है, लूप्स तैयार होती है। क्या तैयार होती है बोलो, लूप्स तैयार होती है। अभी मैंने वहाँ एक लूप बताई, कितनी लूप बताई, एक ही तैयार हो ऐसी जरूरी नहीं, 2 तैयार होगी, 3 तैयार होगी, 4 5 6 10 तैयार होगी, हाँ या ना। जैसे आपने इस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम अपन ने पढ़ा उसमें कितनी तैयार होती है, 3 बोला है। अच्छा, और बाद में ये लूप तैयार हो गई तो ये पेपर राइडर क्या होता है, गिर जाता है, गिर गया तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी, ट्यूनिंग फोर्क की, और ये ए बी जो वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच, क्या हो जाती है, यानी ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी एन और ये वायर ए बी की फ्रीक्वेंसी एन, ये क्या हो गई, मैच। मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस आ गया। क्या आ गया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैचेस रेजोनेंस ऑकर्स। तो ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर ए बी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। भला ये वायर इतनी बड़ी है लेकिन पूरी वायर हमारे काम की नहीं, वायर सिर्फ वो ए बी के, जो ए बी के बीच में जो वायर है उतनी काम की होती है, उतनी ही लेंथ हमारे काम की है। ये लेंथ ये अलग, क्लियर क्या रे बाबू, ये लेंथ क्लियर क्या, हाँ, ये पेपर राइडर। ओके, तो ये हो गया बेटा कौन रे, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। अभी मैं प्रॉब्लम पे आपको लेके आता हूं, तो मुझे ये बताओ प्रॉब्लम में बेटा कितनी लूप्स तैयार हुई, 3 लूप्स। तो जैसे अभी आप यहाँ एक देख रहे हैं, ऐसे एक के जगह कितनी, 3। तो ये देखो, ये वो वायर ए बी और इसमें बाबा रे ये 3 लूप्स। तो जो
ये देखो कैसी वेव तैयार हुई, एक वेव गई इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव वापस आई, स्टेशनरी वेव ना। तो ऐसी यहाँ पे देखो 3 लूप्स तैयार हुई है। हाँ, तो एक लूप, दूसरी लूप, तीसरी लूप, 3 लूप। क्लियर? हेलो, 3 लूप। अच्छा, ये बनती कैसी है तो मैं वो भी बता देता हूँ लगेज। तो यही फिगर डबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके 3 इक्वल पार्ट बनाए। देखो ये इधर से एक जाने वाली वेव और उधर से एक आने वाली वेव। देखो कितनी लूप्स है रे बाबू, 3 लूप्स। यहाँ पे क्या तैयार होता है रे, नोड, ये भी नोड, ये भी नोड और ये भी नोड। 2 नोड के बीच में यहाँ पे ये एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड। उन्होंने वही बोला, क्या बोला प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में वही बोला कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो एंटी नोड पे। तो हमें फाइंड करके बताना है। क्या करके बताना है? अब देखो कॉमन सेंस की बात है। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट बोला था, इसलिए मैंने सोनोमीटर का ये आपको कंसेप्ट बताया। लेकिन प्रॉब्लम जो है ये सिंपल है। देखो ये जो वायर है रे बाबू, ये वायर की लेंथ आपको दी है यल। क्या रे बाबू? यल। अब आप ही मुझे बताओ, यल लेंथ, इसमें 3 लूप्स तैयार हुई। कितनी रे? 3 लूप तैयार हुई। तो मुझे बताओ बरा, ये हर लूप की लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर L/3, ये भी L/3 और ये भी है ना, बोलो। हाँ, तो पहला एंटी नोड कहाँ पे तैयार हुआ? यहाँ से। हाँ, एक एंड से पहला एंटी नोड यहाँ पे तैयार हुआ है ना। अच्छा, ये ए और बी वायर को रे दूसरे नाम दे देता हूँ, पी और क्यू। हाँ, क्योंकि कैपिटल ए हम एंटी नोड के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए वायर के जो एंड्स है वो पी और क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बरा, ये एंड से ये एंटी नोड, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो L/3 का आधा ना रे, अरे बोलो रे, L/3 का आधा कितना होगा फिर? L/6 होगा क्या? तो फिर पहला जो एंटी नोड है वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ना, तो पहली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे मिलेगी? L/6 पे। कहाँ पे? तो इसी आंसर से आप वहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे ABCD, तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? डी, क्योंकि L/6 एक ही इसमें दिया है, डी में ही पहला है ना। हाँ, बाकी अभी आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि L/6 वो ऑप्शन डी में दिया था, वही ऑप्शन डी। लेकिन आपको मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वही L/6 अगर ABC कहीं दूसरे जगह दिया होता तो फिर कंफ्यूजन होता ना। मान लो ए में दिया होता, तो फिर आपको लगता है यार अभी ऑप्शन ए है कि डी है ना। तो फिर आपको दूसरी फाइंड करनी पड़ेगी ना। ये दूसरा देखो बड़ा एंटी नोड दिखाया जा रही है। ओ भाओ, हाँ, तो ये एंटी नोड के बीच का ये डिस्टेंस, हाँ सिंपल बताता हूँ फिर। ये बाबू रे, हाँ देखो ये L/6 ना रे। हाँ, अच्छा, ये दूसरा यहाँ पे ना रे, ए बाबा, हाँ ये यहाँ पे। तो इतना ये कितना है रे? एक लूप का L/3, और ये फिर से कितना होगा रे? हाँ, L/6 होगा ना, ये होगा कि नहीं? तो दूसरी के लिए क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर L/3 प्लस L/6 हो कि नहीं रे? हाँ, तो कितना होगा ये? तो आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई चलेगा क्या? तो ये 2 इंटू 3 प्लस L/6। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये क्या होगा रे? 12/6 प्लस L/6। देखो डिनोमिनेटर सेम इसलिए एक ही लिखा, और 12 प्लस L 3L, तो 3 2 जा, तो ये कितना रे बाबू? हाँ, तो दूसरा जो एंटी नोड है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगी वो कहाँ पे रे? L/2। कहाँ पे? देखो फिर दूसरा क्या रे? L/2। तो दूसरे इससे आंसर क्लियर होगा। अगर ये L/6 दूसरे इसमें दिया तो क्लियर, तो आंसर मिल गया। लेकिन अगर तीसरा भी आपको चाहिए तो वो बताओ बरा क्या होगा तीसरा? ये तीसरा बताओ। तो आप बोलेंगे सर देखो ये इतना L/3, ये इतना L/3, और ये रे कितना रे ये? हाँ, तो बताओ बार फिर क्या होगा? L/3 और ये L/6 है ना। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम कर लो।
क्या कर लो, डिनोमिनेटर सेम। तो उसके पहले L/3 प्लस L/3 यानी L/3 कितने टाइम्स है रे, 2 टाइम्स, तो 2L/3 प्लस ये L/6, या डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ भी आना चाहिए। तो ये जो पहले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, हाँ तो ये आ गया 4L/6 प्लस ये L/6, तो 6 ऐसे ही लिख लेता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए लिखा, और 4L प्लस L यानी 5L। क्या रे बाबू। तो तीसरा एंटीनोड यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे तैयार हुई, 5L/6 पे। क्लियर क्या बोलो। तो फिर ऑप्शन कौन सा रे, डी ऑप्शन। क्लियर। वैसे आंसर तो पहले इससे हमें पता चल गया था, L/6 से, तो सामने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कई और दूसरे ऑप्शन में L/6 पहले दिया ही नहीं था, है कि नहीं। तो चलो इसको मेंशन करो। और ये सोनोमीटर का एक्स्ट्रा नॉलेज बताया मैंने, ये होता है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट फिर से रे बाबा, यही वाला, ये देखो कौन रे, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। द ब्रिजेस आर सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस। ये देखो ब्रिजेस ए और बी, ये एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट किए, मान लो ये डिस्टेंस L। द वायर विच इज स्लाइटली इलास्टिक, अंडरलाइन करो, वायर ये इलास्टिक है। क्या है रे वायर, इलास्टिक है, मतलब क्या होगी वो, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ेगी टेंशन ऐड करने से। जितना तुम टेंशन ऐड करते जाओगे अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर क्या है ना। जैसे रबर या इलास्टिक है तो वो क्या होता है, स्ट्रेच, बरोबर। ये स्ट्रिंग यानी दोरा है, दोरा इलास्टिक जनरली नहीं रहता है, वो क्या रहता है, इन इलास्टिक रहता है। क्या रहता है, इन इलास्टिक रहता है, मतलब उसके ऊपर कितना भी आप वेट ऐड करें तो उसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि वो थोड़ी क्या है, इलास्टिक है। तो इस बात को कंसिडरेशन में रखो। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एमिट्स ए टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी n, हाँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है n व्हेन हेल्ड बाय टेंशन T। ये देखो रे, पैन से जब पैन में हम वेट डालते हैं उससे क्या तैयार होता है, टेंशन। ये स्ट्रिंग में क्या तैयार होता है, टेंशन। तो जब टेंशन T, तब इस स्ट्रिंग AB की फ्रीक्वेंसी कितनी रे, n। अब इफ द टेंशन इज इंक्रीज टू 40, टेंशन अभी T से बढ़ा के 40 किया, तो द टोन एमिटेड बाय द वायर विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वायर AB है उसकी अभी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, देखो वह शब्द कौन सा है, इलास्टिक। अब देखो ये दो प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आएगा। अगर अभी इलास्टिक है इसलिए, अब इलास्टिक के जगह अगर नॉन इलास्टिक होता तो आंसर अलग आता, लेकिन ये इलास्टिक दिया है तो आंसर अलग आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको मालूम है ना रे, n इक्वल टू 1/2L रूट T/m, है ना। अभी प्रॉब्लम में आपके साथ जो बात की गई है वो ये फ्रीक्वेंसी और टेंशन की बात की है ना, फ्रीक्वेंसी और टेंशन की बात की है। क्लियर। और ये L यानी लेंथ, L यानी लेंथ, ये लेंथ। अब ये लेंथ के कारण देखो, अभी लेंथ इलास्टिक है तो इंक्रीज होगी और नॉन इलास्टिक होती तो इंक्रीज नहीं हुई होती। तो अभी हम n और t की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो n का रिलेशन t के साथ बताओ। फिलहाल ये L और m को कांस्टेंट रखो। 2 तो क्या है, नंबर है, वो तो क्या होता है, नंबर कांस्टेंट ही रहता है। नंबर क्या रहता है रे, कांस्टेंट। तो फिर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है ना, बोलो। तो हमें उन्होंने पूछा है कि भाई दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो दो केसेस है, तो n के जगह n2/n1 और रूट t के जगह रे T2/T1। तो n2 वैसे ही, n1 यानी पहली फ्रीक्वेंसी n, और ये रूट देखो रे, n2 यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी, n1 यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, T2 यानी फाइनल टेंशन, T1 यानी इनिशियल टेंशन। तो ये साइड वर्क
तो हमें T1 दिया है T और T2 दिया है रे 4T, तो T2 की वैल्यू 4T अपॉन T, TT कैंसल, तो N2 बाई N इक्वल टू √4 ना रे, तो N2 बाई N इक्वल टू √4 यानी 2, सो N2 इक्वल टू 2N। तो फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2N। तो आप आंसर बोलेंगे सर आंसर तो फिर हो गया वहाँ कौन सा 2N, मतलब कौन सा ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी, लेकिन नहीं, ये तब आया होता अगर ये स्ट्रिंग नॉन इलास्टिक होती। क्या होती नॉन इलास्टिक। हाँ लेकिन अभी बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो, एक नोट बताता हूँ उसके आधार पे आंसर आएगा। नोट, n का रिलेशन l के साथ क्या है रे, n का रिलेशन l के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये आपको जो स्ट्रिंग यानी जो वायर दी है ये बोला गया है कि भाई ये थोड़ी इलास्टिक है। क्या है, इलास्टिक है। तो जब पहले टेंशन T था बाद में टेंशन 4T किया, मतलब जब उसमें टेंशन बढ़ाया तो उसकी लेंथ भी अकॉर्डिंगली क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब टेंशन T से 4T किया तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और क्या रे, जब लेंथ इंक्रीज होगी थोड़ी तो n क्या होगा रे, हाँ डिक्रीज होगा। क्या हो 2N आई, लेकिन इस वायर इलास्टिक होने के कारण लेंथ थोड़ी बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होगी, तो इसलिए N2 2N नहीं रहेगी बल्कि उससे थोड़ी सी कम रहेगी, कम 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 रहेगी, है ना। तो फिर राइट ऑप्शन कौन सा बोलो, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो यहां हम लिखेंगे N2 विल बी स्लाइटली लेस देन 2N, 2N से थोड़ी सी कम रहेगी, तो ऑप्शन जो आएगी वो आएगी डी ऑप्शन आएगी। क्लियर, यस। टू स्ट्रिंग्स X एंड Y ऑफ ए सितार, सितार की दो स्ट्रिंग, समझता है क्या रे, सितार, सितार वाद्य, सितार इंस्ट्रूमेंट, उसकी दो स्ट्रिंग्स यानी दो वायर प्रोड्यूस ए बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। कितनी बीट फ्रीक्वेंसी तैयार कर रही है, 4 हर्ट्ज। व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग Y इज स्लाइटली इंक्रीज, अब Y स्ट्रिंग जो है उसका टेंशन स्लाइटली इंक्रीज किया, द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 2 हर्ट्ज। तो पहले 4 हर्ट्ज थी, अभी कितनी हो गई रे, 2 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। हाँ, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ X इज 300 हर्ट्ज, अगर X की फ्रीक्वेंसी X स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ Y वाज, तो Y जो स्ट्रिंग है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में वो बीट्स का कंसेप्ट बता देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। क्या होती है बीट्स, देखो मान लो ये दो वेव है, ये एक वेव, ये एक वेव और ये दूसरी वेव, ये दूसरी वेव। तो पहली वाली की एम्पलीट्यूड, ये वाली देखो रे, पहली की एम्पलीट्यूड ए, दूसरी की भी एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड कैसी है, समान, और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस। ये इसकी फ्रीक्वेंसी N1, इसकी N2। मान लो N1 है 250 हर्ट्ज और N2 है 248 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना हुआ, 2। 250 में से 248 हटाए, 2 बचे। तो ये जो नई वेव तैयार होगी, नई जो वेव तैयार होगी, हाँ, इसको बोला जाता है बीट वेव। क्या बोला जाता है, बीट वेव। तो ये देखो दो वेव, दो साउंड वेव, दो साउंड वेव, उनकी एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, तो उनके सुपरपोजिशन के कारण, उनके क्रॉसिंग के कारण एक नई वेव तैयार होती है, उसको बीट वेव बोला जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी N बी, बी यानी बीट, N यानी फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, इस बीट वेव की फ्रीक्वेंसी यानी बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये जो बड़ी है वो पहले लेना N1 माइनस N2, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर कह रहे बाबू,
अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि ये साउंड वेव, तो साउंड वेव देखो, ये जो वेव ड्रॉ की ये क्रेस्ट ट्रप के फॉर्म में ड्रॉ की रे। हाँ, एक्चुअली साउंड वेव जो होती है वो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में होती है। ये ऐसी होती है, कॉम्प्रेशन, क्लियर क्या, और फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, ऐसी होती है। ठीक है, अब वो ऐसी यहाँ ड्रॉ की तो एम्पलीट्यूड शो नहीं कर सकते, इसलिए साउंड वेव ड्रॉ करते वक्त सिंपल इसमें ऐसे ही ड्रॉ की जाती है, क्रेस्ट ट्रप के फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, उतना ध्यान में रखिए। हाँ, तो बताओ फिर क्या हुआ, बीट्स कैसी तैयार हुई, बीट वेव कैसी तैयार हुई, बीट फ्रीक्वेंसी कैसी मिलती है कि दो साउंड वेव, उनकी एम्पलीट्यूड समान लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस जब एक दूसरे के साथ क्रॉस करती है तो जो नई वेव तैयार होती है वो बीट वेव तैयार होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बीटा फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू ये दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो बड़ी रही वो पहले लेना पड़ता है माइनस है छोटी वाली, तो ये n1 माइनस n2, क्योंकि n1 बड़ी है इसलिए, अगर n2 बड़ी होती तो n2 माइनस n1 लेते। अच्छा, ये तो पहले जनरल बात हो गई, ये क्या हो गई, जनरल बात। अभी मैं आपको, अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, मैं आपको अभी प्रॉब्लम पे लेके आता हूँ। तो प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि भाई दो स्ट्रिंग दी है उस सितार की, तो ये देखो स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग्स कौन सी है, तो सर x और y है ना, दो स्ट्रिंग्स। तो पहली की फ्रीक्वेंसी रे, इस x की फ्रीक्वेंसी nx और y स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ny है ना, बोलो जल्दी। अच्छा, अभी फिर आपको इधर ये यहाँ लिख रहा हूँ, गिवन बीटा फ्रीक्वेंसी कितनी दी है रे, बोलो चलो जल्दी, पहले बीट फ्रीक्वेंसी एन बी कितनी दी है, 4 हर्ट्ज दी है। हाँ, ये ख्याल में रखो। तो ये यक्स, इसकी फ्रीक्वेंसी एन एक्स, वाई स्ट्रिंग उसकी फ्रीक्वेंसी एन वाई, और ये डाटा दिया है कि बीट फ्रीक्वेंसी एन बी पहले 4 है। ओके भाई, ये हो गया। अब क्या किया इस वाई के केस में रे, ए बाबू ये देखो, इस वाई के केस में क्या हुआ कि इस वाई स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाया। क्या बढ़ाया, वाई स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाया। अभी मैं सोनोमीटर पढ़ा रहा था ना आपको, हाँ है कि नहीं, तो स्ट्रिंग उसके ऊपर क्या ऐड करते हैं हम, टेंशन, वेट ऐड करते हैं ना पेन में। आप बोलेंगे सर ये तो स्ट्रिंग है सर सितार की, तो इसके ऊपर ये ऐसा झुनझुन 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 झुनझुन, है कि नहीं। हाँ, तो वो टेंशन उस प्रकार से इंक्रीज किया। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, बोलो बर, स्ट्रिंग ना, वही फार्मूला n इक्वल टू 1/2l रूट t बाई m। तो यहाँ n और t की बात चल रही है, तो देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अरे बोलो ना, यस। ओके, अब क्या हुआ, वो क्या बोल रहे हैं कि इस y के ऊपर का टेंशन बढ़ाया रे बाबा, तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। t इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। अरे y की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बोलो जल्दी, y की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई, y की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। तो फिर यहाँ पे दो केसेस, तो अभी यहाँ पे दो केसेस, तो क्या होगा देखो, दो केसेस, तो भाई ये nx और ये ny। हाँ देखो बरा, फिर इफ, अब मुझे बताओ ए पहले केस में, अब ये y की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, टेंशन बढ़ा ना, टेंशन बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो ये अगर इफ ny, ए बाबू ny माइनस nx, क्या रे ए बाबू, ny माइनस, अरे ये डिफरेंस ही बीट फ्रीक्वेंसी होती है रे बाबू, अभी तो बताया ना बीट का कंसेप्ट में, ये दोनों का डिफरेंस ही क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। अरे एन बी इक्वल टू n1 माइनस n2, यानी n1 माइनस n2 इक्वल टू nb। हाँ, तो ये अभी ny माइनस nx इक्वल टू कितना रे बाबू, 4। क्लियर, बरोबर, पहले केस में। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि भाई टेंशन इंक्रीज किया ना, तो ये n क्या होगा, ए लॉजिक लगाओ, वेरी गुड, लॉजिक लगाना, बीट्स के इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। अरे टेंशन इंक्रीज किया तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, y की फ्रीक्वेंसी। अगर nx को चेंज किया क्या रे, nx वैसे है ना, ये y के ऊपर का टेंशन इंक्रीज किया तो y की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना, डायरेक्ट रिलेशन ना। अगर मतलब ny माइनस nx, पहले कितना था 4, तो अगर अभी ny बढ़ा तो ये 4 बढ़ना चाहिए,
4 बढ़ने चाहिए, वो 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए। प्रॉब्लम बोल रहा है ये 4 नहीं है, ये 2 हो गए। तो हम बोलेंगे अब ये 4 का 2 हो गया, तो ये तो कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कंडीशन को। हाँ, तो या लिखना कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्या शब्द लिखना, लिखने को तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, लंबा चौड़ा रामायण, उतना नहीं लिखना। कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्शन ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि भाई अगर एन वाई को बढ़ाया तो ये 4 बढ़ना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है ये 4 नहीं, 4 जो है वो बढ़ा नहीं, वो 2 हो गए। क्या हो गए, मतलब ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है, सही इसका उल्टा। उल्टा मतलब रे एन एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 4, ये सही। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है, तो फिर है क्या, ये नहीं है तो है क्या, है क्या, तो ये एन एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 4। अभी आपको एक फ्रीक्वेंसी दी है, कौन सी दी है रे, तो आप बोलेंगे सर हमें एन एक्स दी है। कौन दी है रे, कितनी दी है बोलो, 300, ये रखा 300, एन वाई वैसे ही इक्वल टू 4 वैसे ही। तो ये एन वाई, हाँ इधर लिख रहा हूँ रे, इधर लिखता हूँ, हाँ आ जाएगा इसमें। चलो हाँ, ये देखो तो ए बाबू एन वाई इधर लेके गया, हाँ तो ये 300, ये रे -4 इधर लिख रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, तो कितना रे 296 इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू 296 हर्ट्ज। तो वाई जो ये स्ट्रिंग रहेगी उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 296। क्लियर क्या, ये होता है रे बाबा, ये दो कंडीशन, ये एक और ये दूसरी, ये कॉन्ट्रेडिक्ट की तो ये चलेगी, कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं की तो यही चलेगी। आंसर इसी से आया होता, लेकिन इसने कॉन्ट्रेडिक्ट किया तो ये दूसरा है कि नहीं। यस, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मालूम है हमें, नोन यानी जो मालूम है 256 हर्ट्ज, makes 5 beats per second with the वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो। तो देखो एक पियानो की स्ट्रिंग दी है और एक ट्यूनिंग फोर्क दिया है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में रे दोनों स्ट्रिंग दी थी एक्स और वाई, अभी हमें बोला है कि एक भाई ट्यूनिंग फोर्क है और एक पियानो की स्ट्रिंग है, दो रहते हैं तभी तो कंपैरिजन होगी। अरे कंपैरिजन किस में होगी, दो में। पिछले इसमें कौन थी, एक्स स्ट्रिंग और वाई स्ट्रिंग, है कि नहीं। हाँ, अभी ये एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक पियानो की स्ट्रिंग है, और कितनी बीट्स तैयार करती है, 5 बीट्स पर सेकंड। अच्छा, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी ये हो गई 5, क्या हो गई रे बाबू, 5 बीट्स पर सेकंड, यानी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई ये 5। मतलब पहले कितनी है रे 5, पहले कितनी है। अब द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकंड। अब देखो 5 से बन गई 2। When the tension in the piano string is slightly increased, tension increase किया रे बाबू, तो फिर the frequency of the piano string before increasing the tension was, तो piano string की ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें पूछी है। वही टैक्टिक्स यूज करना, वही टेक्निक यूज करना जो अभी मैंने इसके पहले प्रॉब्लम में यूज की, कि दो बातें कौन सी, पिछले इसमें कौन दो बातें थी रे, एक्स स्ट्रिंग और वाई स्ट्रिंग। अभी कौन है, तो आप बोलेंगे सर अभी ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क। हाँ, और दूसरा कौन है बताओ रे, पियानो स्ट्रिंग है, ये देखो पियानो स्ट्रिंग। अच्छा, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लेंगे हम यन और एफ, यन यानी फ्रीक्वेंसी, एफ यानी फोर्क की, ट्यूनिंग फोर्क की, तो यन एफ यानी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। और पियानो की फ्रीक्वेंसी हम लेंगे यन पी, यानी फ्रीक्वेंसी पी यानी पियानो की, हाँ तो एन पी पियानो की फ्रीक्वेंसी। और इधर वही रे गिवन, क्या दिया है रे गिवन, बोलो जल्दी, कि बीट फ्रीक्वेंसी, क्या रे बाबू, बीट फ्रीक्वेंसी एन बी, बीट फ्रीक्वेंसी एन बी इक्वल टू कितना दिया है, 5 हर्ट्ज। कितनी दी है, 5 हर्ट्ज दी है। अभी क्या हुआ, उसके साथ चलना। तो आप बोलेंगे सर पियानो स्ट्रिंग का टेंशन जो है सर वो इंक्रीज किया, पियानो स्ट्रिंग। हाँ, तो यहाँ तो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग फार्मूला मालूम है ना, एन इक्वल टू 1/2L रूट T/M।
तो फिर से n और t का रिलेशन, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि टेंशन दिया है ना रे बाबू रे, क्या दिया है रे, टेंशन। अब मुझे बताओ टेंशन क्या किया सर, इंक्रीज किया, अरे बोल रहा है ना वो, तो n भी क्या होगी रे पियानो की, हाँ या ना, n भी क्या होगी, इंक्रीज। हाँ तो फिर यहां से अभी दो केसेस बोला, ये दो केसेस कौन सी कि इफ अगर ये NP माइनस NF, अरे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस NF बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस NP माइनस NF इक्वल टू, ये देखो रे कितना रे, NB यानी कितना 5 ना, ये NB ये NB स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, NB यानी कितनी 5, बे मतलब स्टेप काय को बढ़ाना। हाँ तो ये अब देखो बरोबर, अब ध्यान दो, अब यार NP माइनस NF, हाँ अरे ये टेंशन इंक्रीज किया तो NP ने बढ़ना चाहिए, ये देखो टेंशन इंक्रीज किया तो n बढ़ा, ये पियानो का n बढ़ा मतलब NP बढ़ गया, तो NP NF तो वैसे का वैसा ही है, NP बढ़ गया, तो ये 5 बढ़ना चाहिए था ना, 5 बढ़ के 6 7 8 9 10 11 12 13 होना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है ये 5 से कम हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है बरोबर, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यार NP बढ़ा NF तो जैसे थे, NP बढ़ा तो ये 5 ने बढ़ना चाहिए, 6 7 8 9 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है NP बढ़ा, लेकिन ये 5 हुआ कम, तुम बोल रहे अब ऐसा कैसा रे, बरोबर, यस, तो ये क्या केस कर रही है रे, कॉन्ट्रैडिक्ट है ना, फिर सही क्या, ये कॉन्ट्रैडिक्ट, हाँ ये कॉन्ट्रैडिक्ट कर रही है, तो सही क्या, तो NF माइनस NP इक्वल टू 5। अब इसमें से आपको एक वैल्यू दी है ना रे बाबू, वो NF दिया है कितना बोलो 256, हाँ तो ये देखो बरा 256 माइनस NP इक्वल टू 5, NP इधर लिया तो ये 256 माइनस 5 है ना, तो ये कितना आएगा 251। अच्छा एक बता, ये यही आंसर दिया हुआ है कि 251 लिखा है रे, अच्छा हाँ तो फिर आंसर भी फाइंड करने की जरूरत, भैया देखो लेफ्ट इक्वल टू राइट, हाँ तो राइट इक्वल टू, सो NP इक्वल टू ये 256 माइनस 5 इतना रे हर्ट्स, तो आपको ऑप्शन में यही इसी प्रकार से उत्तर दिया, इस प्रकार से नहीं दिया होता तो ये डिफरेंस निकाल के 256 माइनस 5 यानी 251 होता, लेकिन आंसर इस रूप में दिया है तो हाँ नो प्रॉब्लम, ये आंसर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन है इसकी डी। वायर हैविंग टेंशन 225 न्यूटन, मतलब वायर दिए बरोबर, ध्यान में रखो पहले नंबर पे वायर, produces 6 beats per second when it is tuned with a fork यानी ट्यूनिंग फोर्क, तो दूसरा कौन दिया है ट्यूनिंग फोर्क, हाँ तो एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक कौन है रे वायर, अच्छा तो इन दोनों के बीच में आपको बीट फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी रे 6 बीट्स पर सेकंड यानी बीट फ्रीक्वेंसी 6, अच्छा व्हेन टेंशन चेंजेस टू 256 न्यूटन, अगर वायर के ऊपर का टेंशन बढ़ाया 225 से बढ़ा के 256 किया, इट इज ट्यून विद द सेम फोर्क, द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज, तो अब भी नंबर ऑफ बीट्स उतने ही रहते, पहले कितने थे 6, अभी भी कितने 6, तो आपको प्रश्न पड़ा होगा सर ऐसे कैसे, पहले सर टेंशन उस वायर के ऊपर 225 न्यूटन था, तो सर उसकी ट्यूनिंग फोर्क के साथ बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज थी, अब सर वायर के ऊपर का टेंशन बढ़ा के 225 से बढ़ा के 256 किया, 256 किया, अब भी सर उसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी उतनी कैसे, हाँ लेकिन उसके दो केसेस आती है बताता हूँ,
दो केसेस आती है बताता हूँ। हाँ हाँ, तो हमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क विल बी, उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या। तो यहाँ दो केसेस, तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा। देखो एक उदाहरण बताता हूँ, चलो एक उदाहरण बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं मेरी एक एज है पर्टिकुलरली, हाँ, और तुम्हारी बाबा, हेलो, तुम्हारी, हाँ, तुम्हारी एज। अब मान लो मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ, 20 साल बड़ा हूँ, क्लियर क्या। हाँ, चलो 15 साल बड़ा हूँ, है ना, मुझे काहे को बुढ़ा बना रहे हो, है कि नहीं। तो चलो भाई एक टेंटेटिवली 15 साल मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्लियर। तो मेरी एज माइनस तुम्हारी एज, डिफरेंस बोलो 15, है ना। मेरी एज माइनस तुम्हारी एज माइनस माइनस कितनी, 15। अब मान लो मैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो मुझसे बड़ा है 15 साल से, क्या है, 15 साल से बड़ा है वो मुझसे, है ना। तो अभी भी एज डिफरेंस 15 है कि नहीं, बरोबर कि नहीं। उस प्रकार की एक केस है बाबू। तो अभी मैं पूरी कहानी बताता हूँ, बाकी सॉल्व करने की टेक्निक वैसे ही है। तो यहाँ पे दो केसेस, तो आप बोलेंगे सर एक ट्यूनिंग फोर्क है, हाँ ट्यूनिंग फोर्क, और दूसरा कौन है रे बाबू, वायर, हाँ वायर। ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क आपको मालूम है, और ये वायर भी आपको मालूम है ना। अभी बताया था ना सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में, भूल गए क्या, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है ना। फिर क्या रहती है, पुली रहती है, और ये पैन है कि नहीं। इसमें क्या ऐड करते हैं, वेट, तो टेंशन बढ़ता है ना। हाँ, तो ये वाली बेटा, ये जो आपको दी है, बोलो क्या दी है, वायर, क्या दी है बोलो जल्दी, वायर। अच्छा, तो अभी ये ट्यूनिंग फोर्क इस वायर के साथ, हाँ ये देखो अभी, तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, मान लो n है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी यही फाइंड करनी है ना हमें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n, यही हमें फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ वायर की फ्रीक्वेंसी, क्या रे बाबू, वायर की फ्रीक्वेंसी, वायर की। अब यहाँ पे टेंशन कितने लगे, दो, एक पहला टेंशन T1 है या ना रे बाबू, अरे बोलो ना, और एक दूसरा टेंशन T2। पहला टेंशन कितना लगा बताओ, 225 न्यूटन, टेंशन का यूनिट न्यूटन ही है रे बाबू। और दूसरा टेंशन कितना लगा बोलो जल्दी, 256 न्यूटन, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ वायर के ऊपर दो टेंशन लगे, है ना, एक इनिशियल टेंशन और एक फाइनल टेंशन, इसलिए वायर की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, पहले केस के लिए n1 और दूसरे केस के लिए n2, क्लियर क्या। हाँ, तो n1 n2। अभी ये वायर इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ जब साउंड एड किया तो क्या सुनाई देती, बोला बीट्स। अरे कंसेप्ट वही बीट्स का ना, व्हेन टू साउंड वेव्स आर क्रॉसिंग या ओवरलैपिंग या इंटरफेयरिंग, तो क्या तैयार होती है, बीट वेव। हाँ, तो अब आप ध्यान दो कि इसकी फ्रीक्वेंसी n1, इसके n से क्या रहेगी, तो पहले टेंशन T है रे बाबू, क्या रे बाबू। हाँ, तो मैं अभी यहाँ फार्मूला लिखूंगा, लेकिन पहले मैंने आपको स्ट्रिंग के लिए फार्मूला बताया, क्या बता रहे, n इक्वल टू 1/2L रूट T/m। तो n और T का रिलेशन क्या आता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब जैसा जैसा टेंशन बढ़ेगा वैसी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो पहले कम और बाद में ज़्यादा। तो मुझे ये वायर की फ्रीक्वेंसी पहली वाली n1 और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो n ही है, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। तो ये देखो पहले केस में रहेगी n1 यानी n-6, और जब टेंशन बढ़ाया तो दूसरे केस में रहेगी n+6। दोनों केस में आप देखोगे तो डिफरेंस 6 का ही है, डिफरेंस 6 का ही है। पहले केस में वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से 6 से कम थी, क्या थी, 6 से कम थी। तो वायर की फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू n-6। अब ये ट्यूनिंग फोर्क, मुझे ट्यूनिंग फोर्क समझो, मुझे ट्यूनिंग फोर्क समझो, और अभी उदाहरण बताए ना, मुझे ट्यूनिंग फोर्क समझो और तुम वायर।
हाँ, तो पहले इसमें मैंने बताया ना एज डिफरेंस कितना 15। हाँ, मेरी एज तुम्हारी एज से 15 से बड़ी है कि नहीं, बरोबर। तो पहले इसमें ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू मेरी -6, ये 6। अब मान लो तुम्हारे पास कोई है जादू, मैं बोल रहा हूँ, डंका पीट रहा हूँ मैं कि तुमसे मेरी एज ज़्यादा, तुमसे मेरी एज ज़्यादा, तुमसे मेरी एज ज़्यादा। तुम बोलोगे यार सर बहुत डंका पीट रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास है जादू और तुमने उस जादू से एज तुम्हारी बढ़ा ली, मुझसे बड़ी कर ली एज 15 से 15 से। हाँ, तो अभी भी डिफरेंस कितना हुआ? अब तुम्हारी एज माइनस मेरी एज कितना 15। हाँ, तो अभी टेंशन ये बढ़ा, क्या बढ़ा? तो अभी वायर की फ्रीक्वेंसी दूसरी वाली n2 इस n से 6 से बढ़ी। तो पहले भी इसमें डिफरेंस 6 का ही था, अब भी डिफरेंस 6 का है। फर्क कहाँ आ गया? फर्क यह आ गया कि पहले वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से 6 से कम थी, अभी टेंशन बढ़ाया तो वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से 6 से ज़्यादा। पहले भी डिफरेंस था 6, अभी भी डिफरेंस है 6। तो पहले और दूसरे इसमें क्लियर, क्या समझ में आया? यस। हाँ, तो वायर की दो केसेस दिए टेंशन की, इसलिए वायर की दो फ्रीक्वेंसी आई n1 और n2। और सर हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बोलो? n फाइंड करना है। तो मैंने फार्मूला बताया, क्या फार्मूला है रे बोलो रे? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। मंजूर। तो दो केसेस के लिए n1 माइनस n2 इक्वल टू √t1/t2। डायरेक्ट रिलेशन है ना रे। तो इधर ये 1 2 1 2 1 2, तो इधर भी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इनवर्स होता तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। डायरेक्ट है तो 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ, यस। अभी n1 देखो रे बाबू, n -6, n2 देखो n +6, √t1 देखो 225 और t2 देखो 256। ये वैसे ही n -6 अपॉन n +6, ये 225 का रूट क्या आता है रे? 15 और 256 का 16। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 n -6, ये 15 n +6 इधर लिख रहा हूँ। तो ये 16 n -16 6 बोलो रे, 16 6 हाँ 96 इक्वल टू ये 15 n प्लस 15 6 90। अभी n के टर्म एक तरफ करो, बाकी टर्म दूसरे तरफ। तो 16 n ये इधर लाया तो 15 n, ये 90 ये इधर लिया तो 96 प्लस 16 n में से 15 n गया, n बचा और ये कितना रे? 186 हर्ट्ज। और ये देखो रे n की फ्रीक्वेंसी, यानी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी रे? 156। ये आ गया आंसर। बोलो ऑप्शन ए आ गया। अच्छा आप सुनो रे, और अब यहाँ एक नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम हुआ। अभी यहाँ पे ये 3 प्रश्न पूछ सकते थे, ये तो एक हुआ, दूसरा बताता हूँ। वो पूछ सकते थे किस वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये देखो n1 इक्वल टू क्या रे? बोलो ना। हाँ, तो ये आंसर हो गया। एक्स्ट्रा का बता रहा हूँ, अभी एक्स्ट्रा का बता रहा हूँ। वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू, तो n1 इक्वल टू n कितना रे? 186 माइनस 6, यानी n1 इक्वल टू 180 हर्ट्ज। अगर पूछा होता ये अगर पूछा होता वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी तो 180 हर्ट्ज, दूसरा हुआ। तीसरा, अगर वो पूछता कि वायर की फाइनल फ्रीक्वेंसी बताओ जब ये टेंशन 256 उसके ऊपर लगाया तो फिर ये वाला होता। तो n2 इक्वल टू n +6,
n यानी है 186 प्लस A6, बोलो रे बोलो, n2 इक्वल टू क्या रे भाव 192 हर्ट्ज। क्लियर क्या? तो आप देख सकते हैं ये 3 प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। हमें खैर यही पूछा है इसलिए इसी का आंसर दिया ऑप्शन ए, लेकिन ये भी पूछा जा सकता था क्योंकि लास्ट में ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, इसके जगह उसको लिखना था सिर्फ ये कि वायर की इनिशियल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। या तीसरा क्वेश्चन उसको ये लिखना था कि भाई वायर की फाइनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। क्लियर क्या? अरे बाबू हाँ। इट इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन, ये पॉसिबल है कि किसी पर्सन को हम पहचान सके। रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना। बाय हियरिंग हिज वॉइस, उसकी आवाज को सुन के। इवन इफ ही इज हिडन बिहाइंड ए सॉलिड वॉल, अगर वो सॉलिड वॉल जो है उसके पीछे भी अगर वो छुपा हुआ है तब भी हम उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हिज वॉइस, ऑप्शन दिए ABCD, राइट ऑप्शन है ए, हैज़ डेफिनेट पिच। हर व्यक्ति का जो ये वोकल कॉर्ड है ना, क्या है, इस वोकल कॉर्ड के अलग अलग वोकल कॉर्ड के कारण हर व्यक्ति का वोकल कॉर्ड अलग है। हाँ, तो उसकी जो पिच है, पिच यानी आवाज़ फेंकने की पद्धत, वो अलग अलग होती है। शाहरुख खान की अलग है, सलमान खान की अलग है, हाँ, नसीरुद्दीन शाह की अलग है, और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी हाँ उसकी अलग है कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, आपके घर में आपकी मम्मी है, डैडी है, उनकी आवाज़ आप रोज़ सुनते हैं, मालूम है ना, और रिकॉग्नाइज करते हैं ना। पापा बोले तो भाई हाँ पापा की आवाज़, हाँ भाई मम्मी की आवाज़। अब पापा अगर दीवार के उधर से तुमसे बात करे और बोले पहचान कौन, मैं कौन हूँ, तो क्या बोलेंगे? मेरे काका है कि मेरे मामा है? पापा ही। क्यों? वो तो दीवार के पीछे। तो भलाई वो दीवार के पीछे है, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी एक वॉइस की क्या होती है, पिच होती है। क्या होती है? उस पिच के कारण हमें फट से ध्यान में आता है कि भाई ये यही व्यक्ति है ना? किरण, शाहरुख खान, है कि नहीं? पहचान में आ जाता है। हाँ, बरोबर है कि नहीं? हाँ, अरे बोलो ना, बरोबर कि नहीं? यस, तो ये बात है। तो क्या होती है, हर आदमी की वॉइस की एक पिच होती है, उस पिच से हम उसकी आवाज पहचान लेते हैं, चाहे वो दीवार के उधर दूर हो या कि भाई ये यही व्यक्ति है। यस, तो कौन सी ऑप्शन? हैज डेफिनेट पिच।